नमस्कार आप सभी को। तो मैं राम मलिक एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल इकोन इनसाइट्स पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा आपको पता है कि हर वर्ष क्या है कि अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में अलग अलग विषयों के अंदर क्या होते हैं, हमारे नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वितरण किए जाते हैं, जिसके अंदर क्या हमारा इकोनॉमिक्स भी हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर भी क्या हो जाता है, एक नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो हम आज बात करेंगे कि इस बार का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का 2024 का किसको मिला और बेसिकली किस काम के बदले या उन्होंने ऐसा क्या वर्क किया था जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया। ठीक है, तो अगर हम स्टार्टिंग में बात करते हैं बच्चे, तो जब अगर हम बात करते हैं तो अल्फ्रेड नोबेल जी ने क्या किया था, वो बहुत सारी अपनी संपत्ति को छोड़ के चले गए थे। तो उस संपत्ति में से क्या हुआ था कि हर वर्ष 5 सब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने क्या किया था, मतलब जो बाद में एक समिति बनी, जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने क्या हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में नोबेल पुरस्कार के नाम से पुरस्कार देने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन अगर हम बात करते तो उस टाइम क्या था, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या था, कोई भी नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता था। फिर लंबे टाइम तक क्या होता, लंबे टाइम तक क्या रहा कि स्वीडन के अंदर बेसिकली क्या हुआ, इसको लेके चर्चाएं चलती रही। और इसके अंदर जो सबसे अहम और जो सबसे मेजर रोल प्ले किया बेसिकली वो क्या था, वो स्वीडन का केंद्रीय बैंक था। ठीक है, जिसने इसके अंदर सबसे अहम रोल प्ले किया कि हमने अब क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के अंदर भी नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो इन्हीं की जो मतलब इन्होंने स्टार्टिंग की, तो इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की उस पर क्या हुआ, 1968 से इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि अब से हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो 1968 में स्टार्ट किया और 1969 में क्या हुआ, पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया इकोनॉमिक्स के फील्ड में। ठीक है, तो बेसिकली इसको जो देने वाली संस्था अगर हम बात करें तो ये स्वीडन की संस्था, स्वीडन का बेसिकली एक बैंक है जिसके नाम पे दिया जाता है। अगर हम इसका बात करें तो सवरिग्स रिस्क बैंक पुरस्कार। ठीक है, तो ये सवरिग्स रिस्क बैंक पुरस्कार के नाम से दिया जाता है और उसके साथ में लिखा जाता है कि ये क्या है, ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में है। ठीक है, यानी कि हालांकि ये दिया बेसिकली जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है या जो स्वीडन की ये संस्था सवरिग्स रिस्क बैंक पुरस्कार के नाम से बेसिक दिया जाता है ये, लेकिन इसके अंदर लिखा हो जाता है कि जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में बाकी जो 5 विषयों के अंदर क्या हो जाते हैं, हमारे जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये उसी की तर्ज पर, उसी के जैसा बिल्कुल ये सेम सेम है। और जो कमेटी है, जो समिति अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कारों की जो चयन करने वाली समिति या जो घोषणा करने वाली समिति, वो भी ये कहती है कि इसका बिल्कुल क्या है, जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, जो देने का आचरण क्या, वो बिल्कुल सेम पुरस्कार है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी हिस्ट्री की, ये पुरस्कार हमारा कब से स्टार्ट हुआ। अगर हम बात करते हैं कि 2024 के अंदर बेसिकली जो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा नोबेल पुरस्कार वो किसको मिला है, तो उसको मिलने वाले क्या है, 3 लोग हैं, जो 3 अमेरिका के बेसिकली वो क्या है, 3 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इन 3 में कौन कौन है, इन 3 में जो सबसे पहले हैं उनका नाम है डेरोन एस मोगलू। ठीक है, जो दूसरे आदमी हैं जो उनका नाम है साइमन जॉनसन। ठीक है, और जो तीसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है जेम्स रॉबिन्सन। ठीक है, तो बेसिकली ये अमेरिका के 3 इकोनॉमिक्स हैं, डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, जिनको इकोनॉमिक्स 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया। अगर हम बात करते हैं डेरोन एस मोगलू और साइमन जॉनसन साहब की, तो ये क्या बेसिकली, ये इन दिनों MIT के अंदर क्या बेसिकली कार्यरत है, या MIT के अंदर क्या कर रहे हैं, अपना शोध का काम कर रहे हैं। और जो हमारे जेम्स रॉबिन्सन साहब है, ये शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, प्रोफेसर है। ठीक है, ये शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है इन दिनों। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि किनको जो 2024 का नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स का वो दिया गया। अगर हम अब इनके काम की बात करते हैं तो इनको किस काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, इन्होंने, इनका वर्क क्या था जिस वर्क के बदले इनको 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो अगर हम इनके काम की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अलग अलग देशों के बीच क्या आर्थिक अंतर की विवेचना की है। ठीक है, यानी कि देशों के बीच आर्थिक अंतर की विवेचना। ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि वर्ल्ड के जो अलग अलग कंट्रीज है, बेसिकली अलग अलग कंट्रीज के अंदर क्या है, इकोनॉमिकली तौर पे डिफरेंसेस है। कोई कंट्री बहुत ज्यादा अमीर है और कोई कंट्री बहुत ज्यादा गरीब है, तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली उसी की स्टडी की, उसी को लेकर इन्होंने अपनी विवेचना दी है। तो इन्होंने क्या कहा अपनी विवेचना के अंदर, इन्होंने कहा कि जो टॉप के 20% देश हैं,
20% इनकी जो आय है बेसिकली। और क्या है, जो वर्ल्ड के सबसे निचले या सबसे पुअरेस्ट 20% देश हैं, उनकी आय का ये क्या है, ये 30 गुना है। ठीक है, यानी कि जो टॉप के 20% देश की आय है, यानी कि जो सबसे अमीर कंट्रीज हैं इस पूरे वर्ल्ड की 20%, उनकी जो आय है वो सबसे निचले के 20% देशों की आय का 30 गुना अधिक है। यानी कि इतना ज्यादा डिफरेंसेस है, मतलब इकोनॉमिकली तरीके से अगर हम बात करना चाहें तो। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये चीज समझाने के लिए, अब ये तो कोई भी कह सकता है कि हाँ भाई ये चीजें ऐसी हैं कि 20% देश, मतलब ये तो हम सबको ही दिख रहा है कि क्या है, वर्ल्ड के अंदर है कई देश बहुत ज्यादा अमीर है और कई देश बहुत ज्यादा गरीब है। तो इस चीज को लेकर इन्होंने क्या किया, एक इंपेरिकल मॉडल दिया अपना। ठीक है, इंपेरिकल मॉडल यानी कि क्या है, इन्होंने एक बेसिकली क्या है, इन्होंने एक जो डाटा लिया और डाटा के आधार पे इन्होंने अपना इंपेरिकल मॉडल तैयार किया है बेसिकली। ठीक है, तो इन्होंने अपने इंपेरिकल मॉडल के अंदर बेसिकली किया क्या है, इन्होंने अपने इंपेरिकल मॉडल के अंदर क्या किया, कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की, यानी कुछ संस्थानों की स्थिति के बारे में बात की है। इन्होंने क्या किया है कि ये जो इकोनॉमिक जो अंतर है या जो आर्थिक अंतर है बेसिकली, इसका मेजर रीजन क्या है, इसका रीजन इन्होंने क्या किया, संस्थानों की स्थिति, यानी कि वो जो कंट्री है उस कंट्री के अंदर बेसिकली इंस्टीट्यूशंस कैसे, यानी कि वहां का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा, बेसिकली वहां की जो सरकार है वो किस तरीके से बनी हुई सरकार है, सरकार कितनी मेच्योरिटी है, वहां के लोगों के अंदर कितनी मेच्योरिटी है, वहां का सेंट्रल बैंक कैसा है। तो इस टाइप का जो भी सिस्टम, उनको बेसिकली हम क्या, उनको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि उस कंट्री के अंदर संस्थानों की स्थिति कैसी है, इस चीज से काफी हद तक ये चीज डिपेंड हुई है कि उनका इकोनॉमिक लेवल बेसिकली क्या होगा। ठीक है, तो अगर जब इन्होंने संस्थानों की बात की तो इसके अंदर इन्होंने एक हिस्टोरिकल फैक्टर की बात भी की है, एक ऐतिहासिक फैक्टर की भी बात की है। ऐतिहासिक फैक्टर के बारे में इसने क्या कहा है कि हम सभी को पता है कि बहुत सारे देश क्या रहे हैं, यूरोपियों के गुलाम रहे हैं। यानी कि क्या किया, यूरोपीय देशों के गुलाम रहे हैं बहुत सारे देश। तो यानी कि यूरोपीय देशों के गुलाम रहे, तो ये यूरोपीय देश के लोग क्या हुए, ये यूरोपीय देश के लोग अलग अलग कंट्रीज के अंदर गए। अब जिन कंट्रीज के अंदर इनको क्या लगा कि इनकी जो वहां का एनवायरनमेंट था वो इनको सूट कर गया, और इस सूट करने की वजह से जहां इनकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा रही, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटेन वाले लोग थे यानी कि जो आक्रांता लोग थे बेसिकली, हम उनकी जीवन प्रत्याशा की बात करें। ठीक है, यानी कि जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने दूसरे देशों को गुलाम बनाया था, या जो उपनिवेशी, जो जिन्होंने दूसरे देशों को उपनिवेश बनाया था। ठीक है, तो इनकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा रही, तो जिस कंट्री में इनकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा रही वहां ये क्या हो गए, वहां मतलब वहां ये सेटल हो गए। अगर जीवन प्रत्याशा ज्यादा हुई तो इन्होंने क्या किया, वहां पर इन्होंने अलग अलग संस्थानों का विकास किया। ठीक है, यानी कि इन्होंने नए नए इंस्टीट्यूशन बनाए, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये लोग डेमोक्रेसी लेकर आए। इसके अलावा क्या किया, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। इसके अलावा क्या किया, यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी, यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटी, यहाँ पर सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश किया। तो ये सब चीजें की, तो ये सब चीजें करने की वजह से क्या हुआ, वो देश गरीबी से बाहर आया। और अगर गरीबी से बाहर आएगा तो उस देश की क्या हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उस कंट्री की। ठीक है, तो एक प्रोस्पेक्टिव तो ये हो गया कि ये यूरोपीय देशों ने अलग अलग देशों को गुलाम बनाया। जिस जिस देशों में ये गए, जहां इनकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा थी, वहां इन्होंने अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन की स्टैब्लिशमेंट की, अलग अलग संस्थान बनाए। संस्थान बनाने से क्या हुआ भाई, देखो अलग अलग संस्थान बनेंगे, मान लीजिए कि डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी में क्या काफी खुला बनाएगा ना, कि सभी लोगों की क्या होगी, अपनी इच्छाएं होगी, वो अपनी इच्छा से अनुसार कुछ भी काम कर सकते हैं। काम करेंगे तो वो उनके सामने क्या होगी, उनके सामने प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी तो क्या होगा, नए नए लोग क्या होंगे, वो मार्केट के अंदर आएंगे, नई नई चीजों का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा और अंततः क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ इन्होंने क्या कहा कि कुछ देशों में ऐसा हुआ जहां पर क्या हुआ, जहां भी ये लोग गए, यूरोपियन लोग गए, लेकिन जहां क्या था, जहां इनकी जीवन प्रत्याशा कम थी, जहां इनकी जीवन प्रत्याशा कम थी, वहां इन्होंने क्या किया, वहां इन्होंने कोई संस्थानों का डेवलपमेंट किया ही नहीं। संस्थानों का डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर अच्छे संस्थानों का डेवलपमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो देश गरीबी के चक्कर में फंसा रह गया। तो अगर गरीबी के चक्कर में फंसा रह गया तो इट मींस क्या है कि जो देश, जिस देश में संस्थानों की डेवलपमेंट हो गई थी, वो गरीबी के चक्कर से बाहर आ गया, वो उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा कर दी और ये देश गरीबी के चक्कर में रह गया। इट मींस क्या, इन दोनों के बीच में आर्थिक अंतर आ गया। ठीक है, तो इस चीज को लेकर इन्होंने बात की है। अब क्या होता है कि अगर हम लाइक इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं कि इंडिया भी क्या रहा, इंडिया भी काफी लंबे टाइम तक क्या है, यूरोपियन का, ब्रिटेन का गुलाम रहा। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इन लोगों ने क्या क्या किया था, इंडिया के अंदर इन्होंने काफी स्टैब्लिशमेंट तो की थी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की, लेकिन क्या क्या था, इन्होंने अपने फेवर के लिए किया था। उन इंस्टीट्यूशन का लाभ इन यूरोपियन लोगों को तो मिलता रहा, लेकिन इंडियंस को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला।
ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक बात और की है इस मॉडल के अंदर, इन्होंने कहा है कि कुछ एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन की इन्होंने बात की है, एक्सट्रैक्टिव संस्थानों की इन्होंने बात की है। ठीक है। एक्सट्रैक्टिव संस्थान कैसे संस्थान होते हैं? ये ऐसे संस्थान होते हैं जो क्या हो जाए, जो केवल कुछ ही लोगों तक केंद्रित रहते हैं, यानी कुछ ही लोगों को सेंटर में लेके चलते हैं। इसका लाभ क्या हो जाता है? कुछ ही लोगों को मिलता है, यानी कि केवल कुछ ही लोगों तक केंद्रित। ठीक है। यानी कि इन्होंने कहा कि जहां क्या हो गया, जहां एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन बने, एक्सट्रैक्टिव संस्थान बने, वो देश भी क्या नहीं कर पाए, वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए। क्योंकि क्या हुआ, यहाँ इन संस्थानों का कुछ ही लोगों को तो लाभ मिल गया, लेकिन जो बाकी जो जनता थी या जो बाकी लोग थे देश के, उनको इस चीज का लाभ नहीं मिल पाया। तो लाभ न मिलने की वजह से वहां वो खुलापन नहीं पैदा हो पाया, वो खुलापन न पैदा होने की वजह से वहां प्रतिस्पर्धा नहीं आ पाई, प्रतिस्पर्धा न आने की वजह से लोग क्या अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है। तो बेसिकली यही इनका वर्क था, इन्होंने यही सब चीजें समझाई और फाइनली इन्होंने क्या किया, फाइनली कंक्लूजन तौर पे इन्होंने यही कहा कि किसी भी देश को क्या करना चाहिए, बेसिकली अपने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पे यानी संस्थागत विकास के ऊपर क्या होना चाहिए, संस्थाओं का विकास करना चाहिए। ठीक है। यानी कि अलग अलग जितने आप संस्थान बढ़ाओगे, यानी कि जितना क्या होगा कंट्री के अंदर खुला बनाओगे, आप डेमोक्रेसी लेके आओगे, आप एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाओगे, आप लोगों की मेच्योरिटी जितने ज्यादा बढ़ेगी, आपका सेंट्रल बैंक जितना अच्छा होगा, वहां क्या होगा, अगर एक टाइम शॉर्ट टाइम के लिए आपको उसका फायदा ना मिले, लेकिन क्या होगा अंततः लॉन्ग टाइम के लिए आपको इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि लॉन्ग टाइम में क्या होगा, आपके पास इनफ्लो ज्यादा आएगा कैपिटल का, आपके लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे, काम करेंगे, जिससे क्या होगा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी अच्छा होगा। ठीक है। यानी कि वो हम बात करते हैं फिलोसफी में भी, अगर हम बात करते हैं तो अच्छा होना अंततः अच्छा ही होता है। ठीक है। यानी कि वही बात है, अगर आप ये संस्थानों के ऊपर काम करोगे, अगर आप संस्थानों की डेवलपमेंट जितनी ज्यादा बेटर करोगे, किसी भी कंट्री की ग्रोथ क्या होगी उतनी ही ज्यादा बेटर होगी। ठीक है। तो बेसिकली ये था कि आज का ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने समझने का प्रयास किया कि नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का 2024 के अंदर किसको मिला है और किस वर्ग के बदले या उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिस काम के लिए उनको ये जो नोबेल प्राइज दिया गया। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।